everyone, and welcome back to Lit Up with Annie. My name is Annie and बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं नेट के लिए, JKPSC के लिए, नेट के लिए नया कोर्स भी शुरू होने वाला है दिसंबर नेट के लिए, नेट इंग्लिश के लिए 20th जुलाई से हम लोग शुरू कर रहे हैं. और इफ़ यू हैव नॉट येट taken the subscription, please do so. Here is the detail of it. You can get in touch with me, and next week we are beginning. These are the plans that we have. Description box में आपको I think यहाँ पे वो number visible नहीं है, description box में मिल जाएगा, तो you can get in touch with me for this. दूसरी JKPSC, तो JKPSC का हम YouTube पे ही कर रहे हैं and we have already completed your first unit. आई होप आप सब जो JKPSC की तैयारी कर रहे हो आपने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट देख लिया है, विच वॉज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और अब हम लोग यूनिट 2 पे आ गए हैं. आज मैं बात करने वाली हूँ एंड्रयू मार्वेल की, विच इज़ देयर इन एवरी वंस सिलेबस हु इज़ देयर फॉर स्टडिंग लिटरेचर. Let's quickly delve into it and let's talk about Andrew Marvell. Andrew Marvell was born in the 17th century. 1621 में ये पैदा हुए थे. Passed away in 1678 and England में he was born. Trinity College गए. He was fluent in many languages, not just one. लैटिन इनको आती थी, ग्रीक भी आती थी, और बहुत सारी और यूरोपियन लैंग्वेजेस थी जो ये बोल सकते थे, पढ़ सकते थे. तो 1941 में इन्होंने कैम्ब्रिज छोड़ दिया, डिग्री कंप्लीट नहीं की. ठीक है, पॉसिबली ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ द इंग्लिश सिविल वॉर. यू रिमेंबर इंग्लिश सिविल वॉर फ्रॉम द हिस्ट्री लेसन? इफ़ नॉट देन यू हैव नॉट स्टडीड प्रॉपरली, प्लीज़ गो बैक. तो या फिर ये भी पॉसिबल है कि उनके फादर का एक एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी बाय ड्राउनिंग इन द रिवर हम्बर, सो ही लेफ्ट. उसके बाद इन्होंने ट्रैवल किया. ठीक है, यूरोप चले गए 1642 से 47. ही स्पेंड सेवरल ईयर्स ट्रैवलिंग इन द कॉन्टिनेंटल यूरोप. तो ये बहुत एक कॉमन चीज़ थी इन राइटर्स की, पढ़ाई लिखाई छोड़ के निकल लेते थे ट्रैवल करने. और फिर हम ये भी देखते थे कि गरीब हैं बहुत, तो ही विजिटेड फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, इटली, ऑल ऑफ दीज प्लेसेज, एंड आई थिंक गॉट इंस्पिरेशन फॉर हिज राइटिंग्स. ही मे हैव वर्कड एज अ ट्यूटर एंड वो इंगेज उन्होंने किया विद द ह्यूमनिस्ट इंटेलेक्चुअल सर्कल्स ऑफ द टाइम. ठीक है, 1621 रेनेसां का टाइम था, ह्यूमनिज़म पीक पे था. और एंड्रयू मार्वेल को हम लोग ना मेटाफिजिकल ट्रेडिशन में डालते हैं, ऑल्दो ये थोड़ा बाद में आते हैं उनसे, बट फिर भी द काइंड ऑफ राइटिंग दैट ही हैज़ डन वो मेटाफिजिकल स्टाइल में है. स्पेशली हिज कार्पे डियम टू हिज कॉय मिस्ट्रेस. कार्पे डियम क्या होता है? सीज द डे. इस तरह की पोम्स जो आपको ये कहे कि आज जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर लो, डोंट वेट फॉर टुमारो. ठीक है, तो करियर की बात करें तो बाय द लेट 1640s टू अर्ली 1650s मार्वेल वॉज राइटिंग लिरिक, metaphysical poetry, and although most of his poems were not published in his lifetime, तो लाइफ टाइम में ये फेमस नहीं थे उतने, क्योंकि इनकी मोस्ट ऑफ द पोम्स बाद में पब्लिश हुई पोस्ट्यूमसली. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पोम या पोम्स जो इनकी हैं वो हैं टू हिज कॉय मिस्ट्रेस. ठीक है, which is a metaphysical carpe diem poem, as I told you, known for its wit and philosophical urgency. तो अब इस लेक्चर में मैं आपको ये करवाऊँगी, कंप्लीट हम लोग मार्वेल कर लेंगे. उसके अलावा द गार्डन है, होरेशियन ओड है अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड. तो क्रॉमवेल के लिए भी जब वो क्रॉमवेल रिटर्न आए इंग्लैंड आयरलैंड से, तो उनके लिए भी लिखा इन्होंने. बर्मुडास है, और बहुत सारी नेचर पोम्स इन्होंने लिखी. ओके, एनीवे, एंड मार्वेल ने मेटाफिजिकल स्टाइल को कंबाइन किया है एक क्लासिकल सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट एंड फॉर्मेलिटी के साथ. फुली मेटाफिजिकल भी नहीं कह सकते, फुली बिलोंगिंग टू द क्लासिकल ट्रेडिशन भी नहीं कह सकते. सो ही इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है, अब बात आती है इनके कनेक्शन था जॉन मिल्टन के साथ. सो 1650 से 52 के बीच मार्वेल ट्यूटर थे मैरी फेयरफैक्स के. मैरी फेयरफैक्स कौन थी? शी वॉज द डॉटर ऑफ जनरल सर थॉमस फेयरफैक्स एट नन एपल्टन हाउस इन यॉर्कशायर.
बहुत सारी इनकी पैस्टोरल और गार्डन पोम्स जो हैं दे आर बिलीव टू हैव बीन रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम, जब वो ट्यूटर कर रहे थे मैरी फेयरफैक्स को। बाद में ही बिकेम वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद जॉन मिल्टन यू ऑल नो। 1657 में मार्वल वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड लैटिन सेक्रेटरी। अब देखो लैंग्वेजेस आने का फ़ायदा, लैटिन सेक्रेटरी टू द काउंसिल ऑफ स्टेट इनको अपॉइंट किया गया, असिस्टिंग मिल्टन, क्योंकि उस टाइम तक मिल्टन जो है हैड बिकम ब्लाइंड। ठीक है, मिल्टन की जो पोम है पैराडाइज लॉस्ट वो रेस्टोरेशन एज में आती है। रेस्टोरेशन कब होता है? 1660 में। तो ये वो टाइम था, कॉमनवेल्थ का टाइम था, जब ये ओलिवर क्रॉमवेल वाज देयर एज द लीडर। तो उस टाइम पे ही बिकेम द लैटिन सेक्रेटरी टू द काउंसिल ऑफ स्टेट अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। इनका पॉलिटिकल करियर भी यहाँ से शुरू हो जाता है। सो 59 से 1678 तक ही वॉज 59 में ही वॉज इलेक्टेड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये एक पोजीशन उन्होंने अपनी डेथ तक होल्ड की, डेथ इन 1678। सो एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बहुत सारे पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक मीटिंग्स, पब्लिक डिबेट्स में पार्ट लेते थे। ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट, आई मीन नॉट वेरी प्रोमिनेंट इन डिबेट्स बट येस पब्लिक अफेयर्स ही वॉज एक्टिवली एंगेज्ड। He corresponded diligently with his constituents and these letters are important for understanding restoration politics. बहुत सारे letters इन्होंने exchange किए हैं, इनका political life understand करने के लिए these letters are important, they are preserved. अब restoration के time क्या हुआ? 1660 के बाद he advocated for modernism. इन्होंने मिल्टन को भी प्रोटेक्ट किया, क्योंकि मिल्टन was a strong supporter of पार्लियामेंट। ठीक है, क्रॉमवेल के टाइम पे मिल्टन वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर बिकॉज ही वॉज राइटिंग दीज पॉलेमिक्स, जो ये पैम्फलेट्स लिख रहे थे, डिबेट राइटिंग्स कुछ लिख रहे थे। लेकिन 1660 जब रेस्टोरेशन हुआ, जब राजा वापस आ गए, मोनार्की वापस आ गई, तो मिल्टन लॉस्ट ऑल हिज इम्पॉर्टेंस। ही वॉज ऑल्सो नॉट वेल रिसीव्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड इनको एक जगह बंद भी कर दिया था एक टाइम पे। तो उस टाइम पे इन्होंने मिल्टन को सपोर्ट किया है। ही एडवोकेटेड फॉर मॉडर्निटी, सो ही प्रोटेक्टेड मिल्टन फ्रॉम रेट्रीब्यूशन आफ्टर द रिटर्न ऑफ चार्ल्स II एंड ही रिमेन्ड क्रिटिकल ऑफ मोनार्की एंड करप्शन। तो ही रिमेन्ड प्यूरिटन, ही रिमेन्ड पार्लियामेंटेरियन इन स्पिरिट ऑल्सो। फिर कुछ बाद की राइटिंग्स हैं इनकी। रेस्टोरेशन के बाद मार्वल अनोनिमस पॉलिटिकल सटायर्स लिखने लगे, क्योंकि अब तो मोनार्की आ गई वापस, और कुछ प्रोज पैम्फलेट्स भी जिसमें ये गवर्नमेंट को अटैक कर रहे थे, जैसे कि द रिहर्सल ट्रांसपोज्ड, एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ पॉपरी एंड आर्बिट्ररी गवर्नमेंट, वार्निंग ऑफ कैथलिक इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकल डेपोटिज्म। सो नॉट नेसेसरीली कि वो मोनार्की को ही अटैक कर रहे हैं, वो जो करप्शन थी उसको अटैक कर रहे थे, कैथलिक इन्फ्लुएंस को भी अटैक कर रहे थे। सो दीज वर्क्स पोजिशन मार्वल एज एन इम्पॉर्टेंट वॉइस ऑफ डिसेंट एंड अर्ली विग पॉलिटिकल फिलॉसफी। विग्स एंड टोरीज इस टाइम पे फॉर्म हो गए थे, तो विग पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें मार्वल से अच्छी मिल जाती है। मार्वल डाइड ऑन 16 अगस्त 1678 लंदन में। ऐसा कहते हैं फीवर हो गया था। देयर वर ऑल्सो रूमर्स ऑफ पॉइजनिंग, क्योंकि इनका पॉलिटिकल जो था स्फीयर, उसकी वजह से कुछ भी हो सकता था। सो रूमर्स थे दैट पॉइजनिंग ऑल्सो सर्क्यूलेटेड ड्यू टू हिज पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। ठीक है, ही वॉज बेरिड इन लंदन। हिज पोम्स वर पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली इन 1681। जब हम मार्वल की लाइफ को इस तरह से पढ़ते तो लगता नहीं है कि दिस इज़ द सेम फिगर राइटिंग टू हिज कोई मिस्ट्रेस। जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा। अब किसने पब्लिश किया इनकी पोम्स को? इनकी हाउस कीपर थी मैरी पामर, ठीक है, who have also been his wife. Although relatively unknown in his lifetime as a poet, his reputation grew over centuries, particularly in the 20th century, क्योंकि T.S. Eliot ने, F.R. Lewis ने काफ़ी कुछ बात की इनके बारे में, which helped to revive interest in the metaphysical poetry. You all know T.S. Eliot ने praise किया था metaphysical poetry को, वहीं से इनकी भी reputation वापस से revive हुई।
So what was he writing? Metaphysical weight, conceits, just like John Donne. Political ambivalence, nature और garden पे इन्होंने लिखा है. Then there's a blend of eroticism, stoicism and classical restraint in his poems. Satirical edge तो है ही, बना रहता है इनकी poems में. Let's look at the poem now. इनकी मेजर पोम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस. ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में लिखी गई है. 3 स्टैंजाज हैं. आयम्बिक पेंटामीटर है और राइमिंग कपलेट्स हैं, ए ए बी बी, इस तरह से. कार्पेडियम है. कार्पेडियम क्या होता है? सीज द डे, सीज द अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव राइट नाउ. हैड वी बट वर्ल्ड इनफ इन टाइम, दिस कॉयनेस माई लेडी वर नो क्राइम. वी वुड सिट डाउन एंड थिंक which way to walk and pass our long love's day. Thou by the Indian Ganges' side shouldst rubies find. I by the tide of Humber would complain. I would love you 10 years before the flood, and you would, if you please, refuse till the conversion of the Jews. Sorry. तो अगेन विट तो यहाँ भी है. क्या कह रहा है स्पीकर? स्पीकर अपनी बिलवेड को ना मनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई अपनी ये जो शर्माने वाली हरकतें हैं इनको छोड़ दो. टू हिज कॉय मिस्ट्रेस. कॉय क्या होता है? शाइनेस, शर्माना. तो बहुत शाय मिस्ट्रेस है उनकी. उनको स्पीकर कह रहे हैं, शायद वो रिफ्यूज़ कर रही है, तो दैट आई डोंट वांट टू मेक लव टू यू, नॉट राइट नाउ, अभी तो टाइम है बहुत. तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो कह रहा है भाई अगर हमारे पास बहुत टाइम होता, हैड वी बट वर्ल्ड इनफ इन टाइम, दिस कॉयनेस लेडी वर नो क्राइम. ये जो तुम शर्मा रही हो ये क्राइम नहीं होता. अगर हमें पता होता हमें हज़ारों साल जीना है, हम लोग आराम से बैठते एंड थिंक विच वे टू वॉक. सोचते, इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी हम थॉट अपने देते कि इस तरह से चलना है, इस तरह से हमें अपना पूरा दिन बिताना है. तुम आराम से इंडिया में गंगा के किनारे बैठती, वहाँ पे रूबीज़ ढूंढती. मैं हम्बर के किनारे बैठ के कंप्लेन करता. छोटी छोटी नोक झोंक जो होती है. 10 साल तक आई वुड लव यू 10 years बिफोर द फ्लड. फ्लड इतना पुरानी वो रेफरेंस दे रहे हैं. एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़. मैं 10 साल तक तुम्हें बोलता रहता प्यार कर लेते हैं, प्यार कर लेते हैं, और तुम आराम से शर्मा के कहती नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतज़ार. और तुम रिफ्यूज़ करती रहती टिल दी कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज़, जब तक ज्यूज़ कन्वर्ट ना हो जाते क्रिश्चियनिटी में. ठीक है. नेक्स्ट स्टैंजा. माई वेजिटेबल लव शुड ग्रो vaster than empires and more slow, and 100 years should go to praise thine eyes, and on thy forehead gaze. 200s to adore each breast, but 30,000 to the rest. Look at the kind of hyperbole he has used. Exaggerate कर करके satire दे रहे हैं अपनी beloved को. Vegetable love. क्या है vegetable love? ऑर्गेनिकली धीरे धीरे जैसे वेजिटेबल्स ग्रो करती हैं बहुत आराम आराम से, वैसे ही मेरा प्यार भी ग्रो करता. वास्टर देन एम्पायर्स. मेरा प्यार वुड बिकम वास्टर देन एम्पायर्स और एंड मोर स्लो. एंड 100 years शुड गो टू प्रेज. मैं 100 साल तक तुम्हारे एक एक बॉडी पार्ट को प्रेज करता रहता. तुम्हारे आँखों को 100 साल तक प्रेज करता. फिर आई वुड मूव ऑन टू दाई फोर हेड गेज. 200 तुम्हारे ईच ब्रेस्ट को प्रेज करने में लगाता, और 30,000 तुम्हारे बाकी बॉडी पार्ट्स को प्रेज ही करता रहता. एन एज एटलीस्ट टू एवरी पार्ट. एक एक एज देता, 100 साल देता एक एक पार्ट को. बट एट लास्ट एज शुड शो योर हार्ट, फॉर लेडी यू डिजर्व दिस स्टेट, नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट. अब इतना टाइम हमारे पास होता तो तुम्हें डिजर्व करती ये सब, है ना. और ना ही, और नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट. ना ही मेरा प्यार कुछ कम रेट पे होता इससे. ठीक है. नेक्स्ट. बट एट माई बैक, वेरी वेरी फेमस लाइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट. एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम्स विंग्ड चैरियट हरिंग नियर, एंड यॉन्डर ऑल बिफोर अ स्लाई डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी. लेकिन भाई मेरे पीछे मुझे बार बार वो घंटी सुनाई दे रही है. टाइम का जो ये विंग्ड चैरियट है वो आ रहा है. टाइम इज़ हरिंग नियर. वी डोंट हैव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. वी डोंट हैव दीज यॉन्डर ईयर्स बिफोर. थोड़ा सा टाइम है. वी डोंट हैव डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी.
दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड, तुम भी जवानी का टाइम भी बहुत कम है, वो भी ढल जाएगा. सो योर ब्यूटी विल ऑल्सो फेड अवे. इट्स द चेंज इज इनएविटेबल, इट्स द नेचर्स लॉ. So thy beauty shall no more be found, nor in thy marble vault shall sound my echoing song. ठीक है, ये देखो कहाँ है, या मार्बल वॉल्ट, टूम्ब. जब मर जाते हैं तो टूम्ब बनाते हैं, मार्बल वॉल्ट उसको कहा है. सो वंस डेड हर ब्यूटी विल डिसअपियर. कोई पोइट्री, कोई सॉन्ग, नथिंग विल रीच हर इन द टूम्ब. She will also die, I will also die. The speaker is saying this. My echoing song, then worms shall try. और जो ये मेरे प्यार भरे जो गीत हैं, जो प्रेजेस हैं तुम्हारे लिए, worms will devour her virgin body. तो if you're not ready to sleep with me, if you will die as a virgin, what will happen? Worms will devour. तुम्हारे worms खाएंगे उस virginity को बैठ के. So my echoing song. Then worms shall try that long preserved virginity. So leave this shyness and just come and sleep with me. Just lose your virginity with me and let's just be done with it. It's nothing much. And your quaint honor turn to dust and into ashes all my lust. और जो तुम्हारा ये छोटा सा ये जो तुम कह रहे हो ये मेरा ऑनर है, it will turn to dust. और जो मेरा lust है, it will also turn to ashes. I'll also die and everything will be gone with us, you know. The grave's fine and private place. Grave अच्छा है, private सा place है, but none I think do there embrace. Lovers don't embrace there. You'll be all alone, I'll be all alone there. Now therefore while the youthful hue sits on thy skin like morning dew. अभी इस टाइम पे तुम्हारे फेस पे वो यूथ का एक ग्लो है. It sits like a morning dew on your face, and while thy willing soul transpires at every pore with instant fires, now let us sport us while we may. So let's just be done with it जब हम अभी young हैं. And now like amorous birds of prey, rather at once our time devour than languish in his slow chapped power. इससे पहले कि ये टाइम आके हमारा टाइम सारा खा जाए, let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball and tear our pleasures with rough strife through the iron gates of life. तो बहुत beautifully end भी कर रहे हैं देखो. Rather at once our time devour, let us roll our strength and all our sweetness up into one ball. Let's merge all our physical energy और हमारा जो ये emotional tenderness है, let's get united, let's become together, let's become one, basically in love, and tear our pleasures with rough strife through the iron gates of life. Let's forcefully seize our pleasure. Even if life throws obstacles at us, we'll break through them passionately. Iron gates, boundaries of time या मोर्टैलिटी. आयरन गेट्स जो है लाइफ के, जो हर्डल्स हैं लाइफ के, इन सबको हम पार कर जाते हैं. लेट्स टेयर आवर प्लेजर विद रफ स्ट्राइफ. दस दो वी कैनॉट मेक आवर सन स्टैंड स्टिल, येट वी विल मेक हिम रन. अब हम अपना टाइम को नहीं रोक सकते, वी कांट स्टॉप टाइम, बट वी कैन लिव सो इंटेंसली दैट इट फील्स लाइक वी've मेड टाइम रेस. लेट्स have that passion in love. Let's live intensely like that, because it's ये जो मोमेंट है, जो टाइम है, ये बहुत कम मिलता है. उसके बाद nothing much will happen. ये एक metaphor भी है which recalls Joshua in the Bible who asked God to stop the sun. But here the lovers will outpace the sun. ये कह रहे हैं हम लोग तो sun की रफ्तार को भी पीछे छोड़ देंगे with the speed of their passion. ठीक है. So this is about the poem. I think it's a very clear poem. कोई difficult नहीं है to understand. एक बार और just go through the lines and you'll be able to understand. Okay. Once again, if you wish to join the full course, let me know. Please get in touch with me over Telegram or WhatsApp and we can discuss in detail. Thank you for watching. Have a good day. Bye bye.